ये वक्त है 2036 का। दुनिया में टी वायरस ऐसा फैला कि 6 बिलियन लोग यानी दुनिया की तकरीबन आबादी उसका शिकार हो गई। टी वायरस ने इंसानों के दिमाग पे असर किया था, जिसकी वजह से इंसान अब ज़ॉम्बी जैसी क्रिएचर्स में बदलने लगे और इन क्रिएचर्स को इस दुनिया में जीरोस कहा जाता है। नॉर्मल इंसानों की पॉपुलेशन तो बहुत कम हो गई है, पूरे के पूरे शहर खत्म हो गए, यहाँ तक कि बड़े बड़े मुल्कों की गवर्नमेंट भी टूट गई है, इकोसिस्टम भी तबाह हो गया है। इन शॉर्ट, टी वायरस ने दुनिया को ही तबाह कर दिया है। अब नॉर्मल इंसानों ने इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए फ्री होल्ड्स बनाए हैं, यानी ऐसे शहर जिनके चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें हैं, ताकि ना उनमें कोई ज़ॉम्बी एंटर कर सके और ऐसे ना ये लोग टी वायरस का शिकार हो। खैर, अब हम मिलते हैं जेड से। जेड एक रिसर्चर है। उसकी ऑर्गेनाइजेशन दुनिया की बर्बादी से पहले वाले टाइम पे रिसर्च करती है, उस टाइम की चीजों को कलेक्ट करती है ताकि दुनिया को पहले जैसा बनाने में इन चीजों से मदद मिल सके। इस टाइम उसे प्रोजेक्ट मिला था जीरोस के यानी उन क्रिएचर्स के बिहेवियर को रीड करने का। इस एक्सपेरिमेंट के लिए वो फ्री होल्ड से यानी इंसानों के सेफ जोन से बाहर निकलकर जीरोस की दुनिया में आती है। वहाँ एक कैमरा सेट करती है, अपने ऊपर बहुत सारा परफ्यूम छिड़क लेती है ताकि जीरोस उसे स्मेल ना कर पाए, और फिर एक रैबिट के ऊपर एक ब्लड का ड्रॉप फेंक कर वो जीरोस के पास छोड़ देती है। रैबिट के जीरोस के पास जाते ही जीरोस भूखे कुत्तों की तरह उसके पीछे पड़ जाते, जिससे जेड ये पता चलाती है कि अब तक जीरोस ने मेंटली तौर पे कोई प्रोग्रेस नहीं की। वो रिकॉर्डर बंद करती है और जब वो यहाँ से जाने ही वाली थी तभी अचानक उसका बाजू एक ग्रिल से टकरा जाता है। उसके हाथ पे एक छोटा सा स्क्रैच आया था और ब्लड की स्मेल सारे जीरोस को अलर्ट कर देती है। सभी उसके पीछे पड़ चुके थे। जेड अपनी जान बचाने के लिए तेजी से भागती है, जितनी तेजी से वो भाग सकती थी, लेकिन फिर भी एक जीरो जंप करते हुए उसे पकड़ने में कामयाब हो ही चुका था। जेड हार नहीं मानती, अपना पूरा जोर लगाते हुए वो जीरो को अपने ऊपर से दूर फेंकती है। ये जीरो जाकर गिरता है सिक्योरिटी अलार्म पर और सिक्योरिटी अलार्म के अलर्ट होते ही यहाँ हर जगह आग लग जाती है। इस आग में तकरीबन सभी ज़ॉम्बीज मारे गए थे। जेड बच गई थी और यहाँ से जाने ही वाली थी, लेकिन तभी जमीन जोर जोर से हिलने लगी और हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा कैटरपिलर वहां आ चुका था। ये भी जेड के पीछे था। जेड इससे बचने के लिए कंटेनर के नीचे जाने की कोशिश करती, लेकिन ये कैटरपिलर उसे टांगों से पकड़ लेता है। इससे पहले कि अब ये जेड को मार देता, पीछे से 3 आदमी उसे शूट करके मार चुके थे। जेड बेहोश हो चुकी थी। ये लोग आकर जेड को चेक करते हैं कि वो जिंदा है या नहीं। उसके हाथ पे बने टैटू से ये लोग जान पाते हैं कि जेड टी वायरस की सर्वाइवल है, यानी टी वायरस से इन्फेक्टेड होने के बावजूद भी वो एक नॉर्मल इंसान है। यार यही से सीन कट होकर हमें 14 साल पहले यानी 2022 का सीन दिखाया जाता है। टी वायरस के फैलने से ठीक 4 माह पहले का वक्त। हम जेड के साथ उसकी ट्विन सिस्टर बिली को देखते हैं, जो आज काफी दिन बाद अपने डैड से मिलकर बहुत खुश थी, क्योंकि वो बहुत ही कम अपनी फैमिली के पास आते थे। वो एक एम्ब्रेला नामी ऑर्गेनाइजेशन के एग्जीक्यूटिव थे, इसीलिए बहुत बिजी रहते थे। ये ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करती थी, एल्बर्ट का खुद क्या काम था, कभी इन्होंने अपनी बेटियों को नहीं बताया था। वो हर 2 हफ्तों बाद अपनी बेटियों का ब्लड सैंपल लिया करते थे। इससे वो क्या करते थे, कभी जेड और बिली ने उनसे ये भी नहीं पूछा था, लेकिन हम देखते हैं कि एल्बर्ट ने उस ब्लड सैंपल का टेस्ट करने के बाद उसे अपनी गर्दन में इंजेक्ट कर लिया था। एल्बर्ट की दोनों ही बेटियां हाई स्कूल के स्टूडेंट थी, लेकिन एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट। जेड के बहुत से दोस्त हैं, लेकिन बिली बहुत अकेली रहती है, बिल्कुल चुपचाप। इसी टाइम ब्रेक में बिली के पास एक लड़की आती है। बिली को लगा वो उससे दोस्ती करना चाहती होगी, लेकिन वो तो उल्टा बिली का मजाक उड़ाने लगी। बिली उसका एटीट्यूड देखते हुए उसे इग्नोर कर देती है। इग्नोर होने पर इस लड़की को इतना गुस्सा आता है कि वो बिली को ही मारने लग गई थी। आसपास बहुत से स्टूडेंट्स भी इकट्ठे हो जाते हैं। लड़ाई की वीडियो भी बनती है, जो देखते ही देखते वायरल हो चुकी थी, जिसकी वजह से बिली का रहा सहा कॉन्फिडेंस भी बिल्कुल खत्म हो गया। दूसरी तरफ एल्बर्ट, जो अभी अपनी कंपनी में था, यहाँ पे उसका कलीग आकर उसे एक बुरी खबर देता है कि उनके किए जाने वाले एक्सपेरिमेंट इस मर्तबा भी फेल हो रहे हैं, जिसकी वजह से 6 टेस्ट सब्जेक्ट जो कि इंसान थे वो भी मारे गए, जिनको एल्बर्ट खुद भी एक फुटेज में देख रहा था। एल्बर्ट का कलीग उससे कहता है कि एम्ब्रेला इस मर्तबा भी इस खबर को छुपा रही है, यानी इसका मतलब था कि इससे पहले भी यहाँ इलीगल एक्सपेरिमेंट होते रहे होंगे। और दूसरी तरफ स्कूल में हम देखते हैं कि जब बिली की पिटाई करने वाली लड़की बाथरूम में थी, तभी कोई रकून मास्क पहने हुए उसके सामने आ जाता है। इससे पहले कि लड़की कुछ करती, रकून मास्क पहना हुआ इंसान जोर से के सर पे चोट देकर वहाँ से जा चुका था। सबका शक बिली पर जा रहा था, क्योंकि कुछ दिन पहले बिली के साथ ही तो उसकी लड़ाई हुई थी, लेकिन बिली को इस सब का पता भी नहीं था। प्रिंसिपल जब बिली का लॉकर चेक करती है तो रकून मास्क बिली के लॉकर से निकलने पर प्रिंसिपल उस पर वायलेंस का केस कर देती है। यहीं पर दूसरी लड़की के डैड भी आ चुके थे, जो काफी गुस्से में थे। वो चाहते थे कि बिली को स्कूल से ही निकाल दिया जाए, पर ठीक उसी टाइम यहाँ पर एंट्री करते हैं एल्बर्ट। वो इस लड़की के डैड से कहते हैं, जानते हो मैं कौन हूँ? अम्ब्रेला का एग्जीक्यूटिव, और तुम एक छोटे से एम्प्लॉय। मैं
चाहूँ तो तुम्हें कंपनी से निकाल कर ब्लैक लिस्ट भी कर सकता हूँ, फिर तुम्हें कोई भी कंपनी नौकरी नहीं देगी। एल्बर्ट की ये सारी बातें इस आदमी को डरा चुकी थी। वो यहाँ बिली को सजा देना तो दूर, अपनी ही बेटी से कहता है कि तुमने जितनी भी बिली से बदतमीजी की है उसके लिए माफी मांगो। आज एल्बर्ट ने सच में आइडियल डैड होने का सबूत दिया था। बिली बहुत खुश थी, साथ ही एल्बर्ट भी। खुशी में एल्बर्ट उसे लंच के लिए भी अपने ऑफिस में इनवाइट कर लेता है। वो एक्साइटेड होकर एम्ब्रेला आती है। आज से पहले उसने ये ऑफिस, ये ऑर्गेनाइजेशन कभी नहीं देखी थी। हर रूम में एक अलग ही एक्सपेरिमेंट चल रहा था। बिली जाकर वेटिंग रूम में बैठ जाती है, जहाँ उसके सामने से एक कार्ड गुजरती है। इस कार्ड के अंदर बहुत से जख्मी रैबिट्स थे, जिन्हें देखकर बिली समझ चुकी थी कि एम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन जरूर एनिमल्स पर एक्सपेरिमेंट करती है। उसे ये चीज अजीब लगी क्योंकि अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मशहूर था कि वो कोई इलीगल काम नहीं करते। घर जाकर वो सब कुछ जेड से डिस्कस करती है और कहती है कि मुझे अम्ब्रेला की सारी सच्चाई पता चलानी है। जेड एक अच्छी बहन थी, इसीलिए वो उसकी हेल्प करने को मान भी गई थी। ये लोग एल्बर्ट के रूम से उसके की चुराते हैं और निकल जाते हैं अम्ब्रेला की तरफ। एल्बर्ट की वॉइस मेल ने अम्ब्रेला का एंट्रेंस खोल दिया था, जिसके बाद ये लोग एल्बर्ट के ही आइडेंटिटी कार्ड की मदद से एलिवेटर में और उसके बाद लैब में अटक कर जाते हैं। बिली यहाँ लैब में रखे हुए जानवरों की वीडियोस बनाने शुरू कर देती है, जबकि दूसरी तरफ हम जेड को देखते हैं। वो जानती थी कि उसके डैड हर चीज पे एक ही पासवर्ड लगाते हैं और वही पासवर्ड लगाकर वो यहाँ उसके कंप्यूटर पर भी एक्सेस कर लेती है। कंप्यूटर में इन्हें वो क्लिप भी मिल गया था जहाँ पर 6 टेस्ट सब्जेक्ट जो कि इंसान थे, वो उनके एक्सपेरिमेंट की वजह से मारे जा चुके थे। यहाँ बिली जो कि चीजों की छेड़छाड़ कर रही थी, अचानक उससे एक सीक्रेट डोर का बटन दब जाता है। डोर के खुलने पर वहाँ पे एक म्यूटेटेड डॉग था। उसकी हालत बहुत खराब थी, वो पागलों की तरह भौंक रहा था। इससे पहले कि वो इनके ऊपर हमला करता, ये दोनों वहाँ से भागती हैं और उसे एलिवेटर के अंदर बंद कर देती हैं। यहाँ पर इमरजेंसी अलार्म भी एक्टिवेट हो गए थे। ये डॉग इतना ताकतवर था कि उसने एलिवेटर का डोर तक डैमेज कर दिया। जेड और बिली जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना चाहते थे। वो बाहर का डोर ओपन करने के लिए यहाँ कुछ बटन्स दबाते हैं तो गलती से उनसे एक होलोग्राम चल जाता है। शोर की वजह से डॉग को उनकी लोकेशन पता चल जाती है। डॉग जल्दी से इस रूम के अंदर आ जाता है और मौका पाते ही ये दोनों बहनें खुले हुए दरवाजे से इस रूम से बाहर निकल आती हैं। जिस रूम में डॉग था, इन्होंने वो डोर भी बंद कर दिया था, लेकिन बाहर की एंट्रेंस इनसे अभी भी नहीं खुल रही थी। इससे पहले कि ये लोग बचकर यहाँ से बाहर निकल पाते, डॉग एक विंडो से बिली के ऊपर जंप कर देता है। वो बिली के ऊपर बुरी तरह हमला कर चुका था। बिली जख्मी हो गई थी। बिली को बचाने के लिए जेड वहाँ रखे हुए फायर सिलेंडर से इस डॉग को मार देती है। बिली होश में नहीं थी, खून तेजी से बह रहा था। जेड बहुत ही ज्यादा डर चुकी थी। अचानक उसकी आंख खुलती है और हमें पता चलता है कि ये उसे ख्वाब आ रहा था। असल में प्रेजेंट में जेड को ये ख्वाब आ रहा था। वो आज भी अपना पास्ट याद करके डर जाया करती थी। इस टाइम वो उन लोगों की कस्टडी में थी जिन्होंने उसे कैटरपिलर मॉन्स्टर से बचाया था। जेड इनसे कहती है मुझे फौरन यहाँ से बाहर जाना है, लेकिन ये लोग उसे बताते हैं कि जिस जगह पर ये लोग हैं आसपास का एरिया जीरोस ने घेरा हुआ है। कार के जरिए यहाँ से ट्रैवल करना बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है, इसलिए इन्होंने हेलीकॉप्टर का अरेंज किया था जेड को यहाँ से निकालने के लिए। अब ये आदमी और जेड दिन ब दिन दुनिया की बदलती हुई सूरत-ए-हाल के बारे में बात ही कर रहे थे कि तभी उसका साथी उसे बताता है कि अम्ब्रेला के हेलीकॉप्टर्स यहाँ आ चुके हैं, जो सुनकर जेड डर जाती है। असल में अम्ब्रेला आज तक टी वायरस के नेचुरल सर्वाइवल्स को ढूंढ रहा था, जिसके अंदर जेड का पहला नाम था, इसीलिए जेड के ऊपर बड़ा इनाम भी था। ये लोग भी जेड को यहाँ इसीलिए लेकर आए थे ताकि जेड को अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन को बेच के इन्हें बहुत से पैसे मिल सके। जेड खुद अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन नहीं जाना चाहती थी, लेकिन ये आदमी उसके ऊपर गन पॉइंट कर देते हैं और इतने में ही अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन का एक आदमी बैक्स्टर अपनी आर्मी के साथ यहाँ आ चुका था। वो लोग चारों तरफ से इस फ्री होल्ड को घेर लेते हैं और जेड को पकड़ने की कोशिश में लग जाते हैं। बैक्स्टर अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देता है यहाँ मौजूद सभी लोकल इंसानों को मारने का। हुक्म के मुताबिक वो भी धड़ाधड़ शूट करते हुए यहाँ सभी इंसानों को मार रहे थे। साथ ही उन्होंने इस फ्री होल्ड में आग भी लगा दी थी। जेड इस आग से बचते हुए यहाँ से बाहर भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन चारों तरफ से सोल्जर्स ने उसे घेरा हुआ था। यहाँ बैक्स्टर उसके सामने आता है और उसे कहता है हमारी बहन तुम्हारा इंतजार कर रही है, क्या तुम उसके पास नहीं चलोगी? जेड उसकी बातों पे ध्यान नहीं देती और यहाँ से भागते हुए एक दीवार के ऊपर चढ़कर वो इस फ्री होल्ड से बाहर निकल जाती है जीरोस की दुनिया में, जहाँ से जीरोस पूरी तरह उसके पीछे पड़ चुके थे। अब जेड जीरोस से अपनी जान बचाने के लिए भाग रही थी और तभी बैक्स्टर अपने सोल्जर्स को सभी जीरोस को मारने का ऑर्डर देता है ताकि वो लोग जेड को जिंदा पकड़ सके। जेड को भी भागते हुए छुपने के लिए एक जगह नजर आ जाती है और इस टाइम पर बैक्स्टर उसे एक डील करता है। वो उससे कहता है कि अगर तुम हमारे साथ चलने को तैयार हो तो मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें जिंदा इस मुश्किल से निकाल लूंगा। ठीक इसी टाइम पर इस फ्री होल्ड के अंदर से एक लोकल कार निकलती है। जेड बैक्स्टर की बात ना सुनते हुए इस कार के ऊपर चढ़ जाती है। कार का ड्राइवर भी इस जगह से बचकर भागना चाहता था, लेकिन बहुत से जीरोस उसके पीछे पड़ चुके थे। वो आदमी जेड से कहता है कि तुम मेरी कार के ऊपर से उतर जाओ, तुम्हारी वजह से जीरोस मेरे पीछे हैं। वो उसे शूट करने की भी धमकी
धमकी देता है, लेकिन जेड उसे यहाँ से एक साथ बाहर निकलने का मशवरा देती है। वो आदमी जेड की बात नहीं सुनता और देर होने की वजह से ज़ीरो उसके हाथ लगकर मारा जाता है। बिना वक्त के जेड अब ड्राइविंग सीट संभालते हुए यहाँ से बाहर एक दूसरे फ्री होल्ड तक आ चुकी थी। इस फ्री होल्ड के लोगों ने अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए। इसी फ्री होल्ड के एक अपार्टमेंट के अंदर जेड भी रहती थी। जेड के अपार्टमेंट में एक कपल भी रहता था जिन्होंने उसकी मुश्किल टाइम में मदद की थी। घर आकर उसे पता चलता है कि कपल में से हस्बैंड ई वायरस से इन्फेक्टेड होकर ज़ीरो बन चुका है, इसलिए उसकी वाइफ ने उसे बाथरूम में लॉक कर दिया था। जेड उसे चेक करने के लिए घर की छोटी मोटी चीजों को प्रोटेक्टिव सूट की तरह पहनते हुए वो वॉशरूम का दरवाजा खोलती है, जहाँ ज़ीरो बुरी तरह कंट्रोल से बाहर हो जाता है। उसे जेड के ऊपर भी हमला कर दिया था, लेकिन जेड अपने आप को बचाने में कामयाब हो चुकी थी। अब गैप भी अपनी वाइफ के ऊपर ही हमला कर देता है। इससे पहले कि वो अपनी वाइफ को मार देता, जेड पीछे से आकर उसे ये जान से ही मार देते हैं। उसको ठिकाने लगाने के बाद जेड अब अपने काम से बाहर गई थी। जेड के यहाँ से जाते ही यहाँ पे आ जाता है बैक्स्टर, अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन का वो आदमी जो जेड के पीछे पड़ा है। वो उसके घर रहने वाली लेडी से उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अपनी आर्मी के साथ उसको ढूंढने के लिए निकल जाता है। एक पॉइंट पे पहुंच गए जहाँ इन्हें शक था कि जेड इधर हो सकती है। ये लोग अंधाधुंध गोलियां बरसाना वहाँ शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। करीब मौजूद जेड भी ये बात जानती थी कि ये लोग उसी के पीछे हैं, इसलिए वो एक वेयर हाउस के अंदर छुप जाती है। उसे यहीं करीब एक घबराया हुआ बच्चा भी मिला था, जिस बच्चे को भी वो अपने साथ अंदर ही ले गई थी। कुछ ही देर बाद इस बच्चे के पेरेंट्स भी यहाँ जाते हैं। ये फैमिली भी जेड की तरह ही इस इलाके को छोड़कर यहाँ से जाना चाहती थी। बाहर बैक्स्टर भी जेड के ना मिलने पर ये इलाका छोड़कर चला जाता है और फिर ये लोग इस शहर से निकलने के लिए स्मगलर्स के साथ कांटेक्ट करते हैं। सीन कट होकर पास्ट में जाता है और स्टोरी वहीं से कंटिन्यू होती है जहाँ पर बिली के ऊपर डॉग ने अटैक कर दिया था। जेड बहुत ही मुश्किलों से उसे उठाकर एक दूसरे रूम में पहुंचाने में कामयाब होती है और इतनी ही देर में यहाँ पर उनके डैड भी आ जाते हैं। वो यहाँ बिली का जख्म देखते हैं। जख्म को रैप करते हुए वो जल्दी से इन दोनों को साइड डोर से भागने का कहते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी बस यहाँ पहुंचने ही वाली थी। जिसके बाद वो एक डिवाइस अपने सिस्टम में लगाकर सारा सिस्टम क्रैक कर देते हैं, ताकि कोई भी ये ना जान पाए कि उनकी अपनी बेटियां यहाँ आई थी। जिसके बाद वो डॉग का सारा ब्लड अपने ऊपर लगा चुके थे। इसी टाइम यहाँ पर सिक्योरिटी भी पहुंच जाती है। इनके साथ एवलिन भी थी, अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन की सीईओ। एवलिन जब एल्बर्ट से यहाँ होने वाले इंसिडेंट के बारे में पूछते हैं तो वो कहता है शायद यहाँ पर कोई साइबर अटैक हुआ, जिसकी वजह से सारे कंप्यूटर्स पे काम करना बंद कर गए हैं और हमारे लैब के डिजिटल लॉक्स भी खुले हैं, जहाँ से डॉग ने बाहर आकर मुझ पर हमला भी किया है। सिक्योरिटी जब यहाँ पर सब कुछ चेक करती है तो उन्हें भी एल्बर्ट की बात सच लग रही थी, लेकिन एवलिन ये मानने को तैयार नहीं थी। इसके बाद एल्बर्ट घर आ जाता है और बिली की बैंडेज करता है। जेड जब उससे डॉग के बारे में पूछती है तो एल्बर्ट बताता है कि वो डॉग जेनेटिकली बीमार है, लेकिन तुम किसी से भी जिक्र ना करना, वरना अगर अम्ब्रेला को पता चल गया कि तुम दोनों वहाँ थी तो तुम्हें बहुत बुरी सजा दी जाएगी। ये भी हो सकता है कि वो लोग तुम्हें ढूंढकर मार भी दे। एल्बर्ट अगले दिन दोबारा बिली को चेक करता है। उसके जख्म भी अभी ठीक नहीं हुए थे और साथ ही उसकी आंखों का कलर भी फीका पड़ता जा रहा था। जेड समझ चुकी थी कि अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, इसलिए वो उसे इंटरनेट पे सर्च करती है, जहाँ उसे एक वेबसाइट मिलती है जिसपे अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन की सच्चाई लिखी थी, लेकिन वो वेबसाइट ब्लॉक थी। जेड अब अपने लैपटॉप को अपने फ्रेंड के पास ले जाती है जो कि एक कंप्यूटर हैकर था। वो इस वेबसाइट को पायरेट करके जेड के लिए खोल देता है और इन्हें ऑर्गेनाइजेशन का सच पता चल जाता कि अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन पहले अपने ऊट पटांग के एक्सपेरिमेंट जानवरों पे क्या करती थी और फिर उन्हें जानवरों ने कुछ इंसानों को काट के उन्हें भी इन्फेक्टेड कर दिया, जिनके कंट्रोल में ना आने पर उन्हें मार दिया गया। जेड अब इस वेबसाइट के ऑनर से कांटेक्ट करती है क्योंकि वो भी ये सब कुछ देख चुकी थी। इस वेबसाइट ऑनर का नाम एंजल था। वो एक रिपोर्टर था, लेकिन अम्ब्रेला की वजह से अब उसे कहीं जॉब नहीं मिल रही थी, ना ही उसकी स्टोरीज कोई पब्लिश करता था। दूसरी तरफ हम एल्बर्ट को देखते हैं जो बिली के ब्लड को एग्जामिन कर रहे थे। बिली के ब्लड में कुछ चेंजेस फील होने पे वो एक रैट में बिली के ब्लड को इंजेक्ट कर देते हैं ताकि वो इन चेंजेस को नोटिस भी कर पाए। यहाँ खुद भी अब एल्बर्ट की तबीयत खराब हो रही थी, इसलिए वो बिली का ब्लड ही अपने अंदर भी इंजेक्ट कर देते हैं। वो भी यही सब कर रहे थे कि एवलिन उन्हें मीटिंग के लिए बुला लेती है। वो चाहती थी कि एल्बर्ट ने जो इंसानों को ताकतवर करने के लिए मेडिसिन बनाई है उसे अब पूरी दुनिया में स्प्रेड कर दिया जाए, पर एल्बर्ट ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि उस मेडिसिन के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी थे। पर एवलिन एल्बर्ट की वार्निंग के बावजूद भी उन मेडिसिन को सेल करना चाहती थी। उसका यह दिल फैसला सुनकर एल्बर्ट उससे कहता है तो ठीक है, मैं इस प्रोजेक्ट साइट पे हो जाता हूँ। पर यहाँ एवलिन उसे धमकी देती है, याद है ना तुम्हें, तुम किस लिए जिंदा हो? सिर्फ हमारी कंपनी और तुम्हारी बेटियों की ब्लड की वजह से। छोड़कर हमें जाओगे भी तो कहाँ? घर पर हम देखते हैं कि बिली का जख्म अजीब होता जा रहा था, उसकी हालत भी अजीब हो गई थी, इसीलिए उसका डॉग भी उससे डर रहा था। वो जब अपने डॉग को पकड़ती है तो वो डरते हुए उसे घर से बाहर ले आता है, यहाँ तक कि उसके हाथ से छूट कर भी चला गया था।
बिली जब भागकर उसे उठाने की कोशिश करती है तो वो डॉग एक लड़के के पास चला जाता है। उस लड़की को लगा कि बिली शायद उसे चोरी करके लेके आई है, इसलिए वो बिली को बिली का डॉग वापस करने से इनकार कर देता है। तो ऐसे में बिली उसे गुस्से से बच करके अपना डॉग लेकर वहाँ से भाग जाती है। उसे खुद यकीन नहीं आ रहा था कि वो एक डरी सहमी लड़की ऐसा कैसे कर सकती है। बिली दोबारा अपने बाथरूम में जाती है और इस मरतबा उसने नोटिस किया था कि उसके मुंह से बहुत ज्यादा खून आ रहा है। दूसरी तरफ एल्बर्ट की लैब के अंदर हम उस रैट को देखते हैं जिसके अंदर एल्बर्ट ने बिली का ब्लड इंजेक्ट किया था। राइट इस टाइम इतना एग्रेसिव था कि उसने टक्कर मार मार कर अपने जार का गिलास तक तोड़ दिया था। गिलास तोड़कर वो अपने जार में रुकता भी नहीं। एल्बर्ट मुश्किलों से उसे पकड़कर उसका ब्लड सैंपल लेता है और उसे माइक्रोस्कोप में चेक करता है। इस रैट की जीन्स में तेजी से चेंजिंग्स आ रही थी और इन्हीं चेंजेस को नोटिस करते हुए एल्बर्ट कंक्लूड करता है कि उसकी बेटी भी 52 आवर्स के बाद ऐसे ही अग्रेसिव हो जाएगी। लेकिन बिली की हालत तो अभी से बिगड़ती जा रही थी। उसे अजीब तरह से चक्कर आ रहे थे। फिलहाल वो घर से बाहर जाने का डिसाइड करती है और एल्बर्ट बाहर जाने से पहले उसके जख्मों को चेक करता है जो हैरानकुन तौर पे बिल्कुल ठीक हो चुके थे। स्कूल आने पर उसकी तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ जाती है क्योंकि अब उसे हल्की से हल्की आवाज भी बहुत तेज सुनाई दे रही थी। इन्हीं आवाजों की वजह से उसे बार बार हेलुसिनेशंस भी हो रहे थे। यहाँ अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग चल रही थी। एवलिन उन्हें एल्बर्ट की बनाई हुई मेडिसिन दिखाती है जो बड़े से बड़ा जादू कर सकती थी, लोगों को पावरफुल बना सकती थी, यहाँ तक कि बहुत सी बीमारियों को भी हील कर सकती थी। सभी ऐसी जादुई मेडिसिन के बारे में सुनकर खुश थे, लेकिन एल्बर्ट उन्हें बताता है कि इस मेडिसिन के साइड इफेक्ट भी है। इस मेडिसिन के अंदर टी वायरस है, जो कोई भी इस मेडिसिन से ओवरडोज होगा वो टी वायरस का शिकार हो जाएगा और टी वायरस उसे एक ज़ॉम्बी में बदल देगा। एवलिन अपनी बात को सच करने के लिए एल्बर्ट की बात काट कर कहती है ऐसा सिर्फ तब होगा जब कोई इंसान 20,000 से ज्यादा टैबलेट्स ले और ये कभी मुमकिन नहीं। यहाँ स्कूल में बिली को बार बार हेलुसिनेशंस हो रहे थे। कभी उसे कैंटीन में डॉग नजर आता था तो कभी मिरर में उसे अपना आप ही खून से लथपथ नजर आ रहा था। वो इन सबसे थक कर यहाँ से बाहर जाती है जहाँ उसे अपनी सिस्टर के साथ उसका फ्रेंड नजर आता है। ये दोनों आपस में कोई बहस कर रहे थे, इसलिए बिली जेड के फ्रेंड की पिटाई कर देती है। उसे खुद नहीं समझ आ रहा था कि उसने क्यों किया, इसलिए वो भाग कर घर आ गई। जेड भी उसके पीछे पीछे घर आ चुकी थी। वो देखती है कि बिली के हाथ में एक टूटा हुआ ग्लास था, उसका हाथ बुरी तरह जख्मी था। इस टाइम बिली जेड से कुछ नहीं छुपाती, उसे बता देती है कि उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो रही है। वो अब दूर दूर की बारीक आवाजों को भी सुन पा रही थी, उसको देखने में इश्यूज हो रहे थे, उसे अजीबोगरीब हेलुसिनेशंस आ रहे थे, यहाँ तक कि अब उसे किसी भी चीज का दर्द भी नहीं महसूस हो रहा था, जैसे ये गिलास उसे लगा था। जेड यहाँ इमोशनल हो जाती है और उसे गले लगाकर कहती है परेशान नहीं हो बिली, हो सकता है कि ये मेडिसिन के साइड इफेक्ट हो। जबकि दूसरी तरफ प्रेजेंट में यानी 2036 में जेड उस फैमिली के साथ शहर से निकलने के लिए स्मगलर्स की कार में बैठ गई थी। ये लोग अभी थोड़ा ही सफर तय करते हैं कि रास्ते में एक नया क्रॉसिंग पॉइंट आ जाता है, जिसको पार करने के लिए जेड अपनी सारी ज्वेलरी के साथ एक कार भी इन स्मगलर को दे देती है। ये लोग टनल को पार करके अब आगे आ चुके थे, जहाँ पहले ही जेड को लेने के लिए बैक्स्टर मौजूद था, लेकिन वो तो कोई भी इंफॉर्मेशन देने को तैयार ही नहीं थे। पर बैक्स्टर को तो जेड की कार यहाँ नजर आ गई थी। उसका शक यकीन में बदल गया था कि जेड जरूर इसी ग्रुप के साथ है। या स्मगलर्स अपने काफले को लेकर आगे बढ़ जाते हैं, पर एक जगह इन्हें रुकना पड़ जाता है क्योंकि अब उनके सामने आ चुके थे बहुत बड़े बड़े मॉन्स्टर्स। इन मॉन्स्टर्स को दिखाई नहीं देता था, ये मॉन्स्टर शोर सुनकर लोगों पर हमला करते थे, इसीलिए स्मगलर्स सभी लोगों को खामोश रहकर इंतजार करने को कहते हैं। लेकिन इन सब की बदकिस्मती कि यहाँ अचानक बैक्स्टर आ चुका था। उसकी गाड़ियों के शोर से ये मॉन्स्टर उनकी तरफ अट्रैक्ट हो गए थे। सभी इतने बड़े बड़े मॉन्स्टर पहले बैक्स्टर के ऊपर ही हमला कर देते हैं, जिसके सोल्जर हीट गन से इन मॉन्स्टर्स का मुकाबला करते हैं। अब तक इन मॉन्स्टर्स ने स्मगलर्स की गाड़ियों पर भी हमला कर दिया था। ऐसे में सभी लोगों को अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से निकलकर भागना पड़ा था। स्मगलर और जेड दोनों ही अपनी गन से मॉन्स्टर्स को फायर करके मारने में लगे थे, लेकिन मॉन्स्टर्स के साथ इस जंग में उनके भी तकरीबन साथी मारे गए। जो बचे थे वो जेड, एक स्मगलर और वो फैमिली जिसके साथ जेड ने ये सफर शुरू किया था। ये लोग मॉन्स्टर से बचते हुए एक वेयर हाउस के अंदर चले जाते हैं। अपनी तरफ से तो ये यहाँ जान बचाने ही आए थे, लेकिन जान इनकी खतरे में पड़ चुकी थी क्योंकि यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा स्पाइडर मॉन्स्टर था। ये स्पाइडर सबसे पहले स्मगलर को पकड़कर मार देता है और अब इससे पहले कि ये फैमिली को मारता, अपनी फैमिली को बचाने के लिए वो लड़का जाकर स्पाइडर मॉन्स्टर से लड़ता है। ये लड़का भी जानता था कि वो इस स्पाइडर को हरा तो नहीं पाएगा, लेकिन उसने ये खतरा इसलिए बोल लिया था कि उसकी फैमिली को यहाँ से भागने का टाइम मिल जाए। यहाँ वो स्पाइडर को मारता है और स्पाइडर के दिए हुए जख्म उसे मार देते हैं। जेड के साथ अब यहाँ पे उसका बेटा और उसकी वाइफ भी बचे थे। जेड और उस आदमी की वाइफ नोटिस करते हैं कि उनका बेटा भी टी वायरस से इन्फेक्टेड हो चुका है। अगर उसे आगे बढ़ना था तो इस बच्चे को यहीं छोड़ के आगे बढ़ना था, लेकिन वो तो एक माँ थी, वो अपने बच्चे को नहीं छोड़ सकती थी।
वो उसी के साथ यहाँ मरने का फैसला करती है और जेड को अकेले ही यहाँ से आगे बढ़ना पड़ता है। मुश्किलों से जेड यहाँ टनल से बाहर निकलती है तो सरप्राइजिंगली बैक्स्टर यहाँ पर भी उसे लेने के लिए मौजूद था। इससे पहले कि ये लोग जेड को पकड़कर मार देते, पीछे से स्मगलर्स निकलकर इनके ऊपर शूट करते हैं, लेकिन फिर भी जेड बैक्स्टर के सोल्जर्स के हाथ लग जाती है जो उसे मारकर बेहोश कर चुके थे। जिसके बाद सीन कट होकर हम एंजल से मिलते हैं। एंजल वही राइटर है जिसे अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की सारी सच्चाई पता है, क्योंकि एक टाइम पर उसकी वाइफ भी वहाँ पर काम करती थी। वो अपने हस्बैंड को इंटरव्यू देते हुए बताती है कि कैसे उसे ऑर्गेनाइजेशन वालों ने टॉर्चर किया, उसके जिस्म पे बहुत से जख्म बन गए, जो जख्म आहिस्ता आहिस्ता ठीक तो हो गए, लेकिन इनकी वजह से वो हाइपर सेंसिटिव हो गई। यानी अब वो दूर दूर तक की चीजों को देख सकती थी, सुन सकती थी। 3 दिन बाद वो इतनी एग्रेसिव हो गई कि उसने इन लोगों को मारना शुरू कर दिया। वो यहाँ पर अपने हस्बैंड को एक यूएसबी भी देती है जिसके अंदर अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के पिछले तबाह हुए शहर की सारी सच्चाई थी। जिस यूएसबी को लिए एंजल जेड के पास जाने के लिए निकल आता है, अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन की बनाई हुई नए शहर में, जहाँ जेड अपने डैड के साथ रहती थी। एंजल के सिटी में एंटर करते ही एवलिन को उसके यहाँ आने की खबर मिल जाती है। यहाँ एंजल पार्टी खत्म होने पर जेड और बिली से मिलता है और उन्हें बताता है कि तुम लोग एक बहुत बड़े खतरे में पड़ने वाले हो। वो यहाँ इन्हें सारी सच्चाई बता देता है कि अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन का पहला बनाया हुआ शहर भी किसी गैस लीकेज की वजह से तबाह नहीं हुआ था, बल्कि उसे तो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से तबाह किया गया था। और ये सारा का सारा प्लान था गवर्नमेंट का, क्योंकि उस शहर के अंदर टी वायरस बहुत तेजी से फैल रहा था जिसके ऊपर गवर्नमेंट काबू पाना चाहती थी। यहाँ एंजल सबसे शॉकिंग हकीकत उन्हें ये भी बताता है कि 2009 में वहाँ एल्बर्ट मर चुका था और तुम लोग तो वहाँ थे भी नहीं। साफ लफ्जों में एंजल उनकी एक्सिस्टेंस पे भी सवाल उठा रहा था कि वो कब और कैसे पैदा हुई, और अगर एल्बर्ट मर गया था और अगर एल्बर्ट 2009 में मर गया था तो उनके साथ कौन रह रहा था। इन सारी बातों को ना समझते हुए यहाँ जेड जल्दी से बिली को अपनी तरफ खींचती है और उसका जख्म देखने की कोशिश करती है, लेकिन बिली पैनिक होकर वहाँ से भाग जाती है। जेड भी उसके पीछे भागती है और एंजल भी उन दोनों का पीछा करता है, लेकिन इससे पहले कि वो बिली और जेड तक पहुँच पाता उसे अम्ब्रेला गार्ड्स पकड़ लेते हैं। उसे एवलिन के पास लेकर जाया जाता है जहाँ वो उससे इंटेरोगेशन शुरू करती है कि उसे पुरानी अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपेरिमेंट्स और वहाँ लोगों के गायब होने के बारे में क्या क्या मालूम है। दूसरी तरफ हम रोड पे भागती हुई बिली और जेड को देखते हैं, जहाँ पर बिली अचानक भागते भागते रुक गई थी क्योंकि अब उसकी बॉडी बहुत तेजी से कांप रही थी। उसे लग रहा था कि वो जरूर एक मॉन्स्टर में बदल जाएगी, लेकिन यहाँ जेड उसे बताती है कि जब डॉग ने उसे काटा था तब से अब तक 52 आवर्स गुजर चुके हैं। अगर वो अब तक ट्रांसफॉर्म नहीं हुई तो इसका मतलब वो सेफ है, वो कभी ट्रांसफॉर्म नहीं होगी, कभी एक मॉन्स्टर नहीं बनेगी। जबकि दूसरी तरफ 2036 में यानी प्रेजेंट में हम देखते हैं कि स्मगलर बैक्स्टर की आर्मी को हरा चुके हैं और अब जेड के साथ साथ बैक्स्टर और उसकी आर्मी भी इन्हीं के कैद में थी। ये लोग इन्हें अपने साथ ही ले जा रहे थे, पर बैक्स्टर ज्यादा परेशान नहीं था क्योंकि उसके बाजू में एक चिप लगी थी। वो जानता था कि अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के लोग उसे बचाने जरूर आ जाएंगे। ये स्मगलर्स इन्हें अपने बनाए जेल में ले आते हैं जहाँ उन्होंने 300 के करीब जीरोस को कैद किया हुआ था। ये सब लोग स्मगलर के लीडर से मिलते हैं जिसका मानना था कि ये वबा यानी टी वायरस इनके लिए गॉड का इम्तिहान है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने गॉड को मानना छोड़ दिया था। उसके मुताबिक जो इंसान जीरोस में बदले थे इन सब ने बुरे काम किए थे और यही जीरोस अब दूसरे बुरे लोगों को खत्म करने की मिशन पे हैं, जिसके बाद फिर से दुनिया आबाद होगी और फिर इस दुनिया में सिर्फ अच्छे लोग होंगे। ये लोग जेड और बैक्स्टर को मार मार के एक सेल में बंद कर देते हैं। ये सेल जीरोस के सेल के करीब था जहाँ से जेड इजीली जीरोस को नोटिस कर सकती थी। वो यहाँ ये देखकर हैरान थी कि सभी जीरोस एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में काम कर रहे थे। ये सभी जीरोस एक ऑर्गेनाइज्ड वे में चल रहे थे जिसकी वजह से यहाँ का पावर हाउस चल रहा था। जेड अभी ये नोटिस ही कर रही थी कि अचानक उनके सेल का दरवाजा खुलता है। ये स्मगलर्स बैक्स्टर के सोल्जर्स में से एक सोल्जर को बाहर निकालते हैं और बेदर्दी से उसके चैन सौ से कई टुकड़े कर वो जीरोस के आगे डाल चुके थे। उसे जीरोस का खाना बना दिया गया था। जेड नोटिस करती है कि इन लोगों ने सभी जीरोस को खाना देने से पहले एक मदर जीरो को खाना दिया था, जो खाना खाने के बाद दोबारा इन लोगों को ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करने पे लगा देती है। मतलब वो इन सब को कंट्रोल कर रही थी। साफ मतलब था कि ये जीरोस इवॉल्व हो रहे थे, यानी अपने अंदर पॉजिटिव चेंजेस लेके आ रहे थे। जेड जिसे पहले ही ये उम्मीद थी कि जीरोस वापस इंसान बन सकते हैं, अब उसकी उम्मीद भी पक्की होने लगी थी। जेड तो ये सब कुछ नोटिस करने में बिजी थी, लेकिन बैक्स्टर यहाँ बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। वो जेड से डील करता है कि अगर तुम मेरी यहाँ से निकलने में मदद करो तो मैं अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन जाकर तुम्हारे मरने की रिपोर्ट दे दूंगा।
फिर कोई तुम्हारा पीछा नहीं करेगा और तुम आजाद होगी। जेड तैयार हो जाती है। ये दोनों जोर लगाते हैं, जेल के रॉक्स को तोड़कर उसका डोर खोलने में कामयाब हो जाते हैं। बाहर निकलते ही इन्होंने 2 गार्ड्स को मार दिया था जो इनका पहरा दे रहे थे, जिसके बाद वो इन्हीं गार्ड से इनका रेडियो और साथ साथ जेल की कीज भी ले लेते हैं, जिसकी मदद से बैक्स्टर अपने सोल्जर्स को छुड़वा लेता है। इन्होंने इन स्मगलर्स से अपने वेपन्स भी वापस ले लिए थे। ऐसे में फुल लड़ने की पोजीशन में थे और इनको पावर में आता देखकर यहाँ खड़ा हुआ वो स्मगलर जिसके हाथ में चेनसा था वो इन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सोल्जर्स उसे शूट करके मार देते हैं। जेड इस आदमी का चेनसा उठा ले, जबकि बैक्स्टर के सोल्जर इन गार्ड से गन फाइट करने लगे थे। दोनों ही टीम्स आपस में धड़ाधड़ गोलियां बरसा रही थी। इसी दौरान बैक्स्टर एग्जिट का दरवाजा खोलने के लिए बहुत से लीवर दबा देता है, जिसकी वजह से एक्सीडेंटली वो दरवाजा भी खुल चुका था जिस सेल में जीरोस कैद थे। और अब बैक्स्टर के ग्रुप को इन स्मगलर्स के गार्ड्स के साथ साथ जीरोस से भी लड़ना था। लड़ते हुए ये लोग इस बिल्डिंग से बाहर निकलने का रास्ता भी ढूंढ रहे थे। बैक्स्टर भी अपने दोनों हाथों में गन्स लिए यहाँ दुश्मनों का अच्छा मुकाबला करता है और धड़ाधड़ गोलियां चलाते हुए बहुत से जीरोस के साथ साथ गार्ड्स को भी मार देता है। लेकिन तभी उसने नोटिस किया कि जेड तो यहाँ से गायब हो चुकी थी। असल में उसे एक टनल मिल गई थी जिसके जरिए यहाँ के सारे स्मगलर्स भाग रहे थे। अचानक ही उसे यहाँ पे किसी के जोरदार चीखने की आवाज आती है। ये मदर जीरो की आवाज थी जिसने सभी जीरोस को कंट्रोल किया हुआ था। ये आवाज उसके कदम रोक देती है। जेड भागते हुए वापस जाती है और मदर जीरो का सेल खोलते हुए चेन सॉ से उसके ऊपर अटैक कर देती है। इस टाइम जेड के हाथ में मदर जीरो का सर था जिसकी स्मेल सूंघते हुए सारे जीरोस उसके पीछे पड़ चुके थे। जेड जल्दी से यहाँ से भागकर एक रूम में छुप जाती है। जीरो जोर जोर से बाहर से दरवाजा खटखटा रहे थे। वो डिसाइड करती है वो चुप करके नहीं बैठेगी बल्कि लड़ेगी। वो खड़ी होती है और अपना चेन सॉ स्टार्ट करती है जो बदकिस्मती से अब नहीं चल रहा था। उसे यहाँ पास स्मगलर की डेड बॉडी के अंदर से एक बॉम्ब मिलता है। बिना वक्त जाया किए वो ये बॉम्ब उठाकर जीरोस की तरफ फेंक देती है, लेकिन ये भी काम नहीं कर रहा था। जीरोस भी अब दरवाजा तोड़ने में कामयाब हो चुके थे। इससे पहले कि वो दरवाजा तोड़ के अंदर आते, ये दरवाजा कहता है उसी ग्रेनेड के ऊपर जो जेड ने इनकी तरफ फेंका था। उसके ऊपर जोर पड़ते ही वो एक्स्ट्रा प्रेशर से ब्लास्ट होता है जिससे बहुत से जीरोस यही मारे गए थे। इस ब्लास्ट ने अब जेड को भी कमजोर कर दिया था। इससे पहले कि बचे हुए जीरोस उसके ऊपर हमला करने के लिए यहाँ थे, उससे पहले ही बैक्स्टर उसके पास पहुंच जाता है। बैक्स्टर जेड को सहारा देते हुए यहाँ से निकालने की कोशिश में था। मीनवाइल जितने भी जीरोस उनका पीछा कर रहे थे, बैक्स्टर उनके ऊपर गोलियां भी चला रहा था। आगे जाते ही इन्हें यहाँ पर एक लेडर दिखाई देती है, एक सीढ़ी जिसके ऊपर बैक्स्टर पहले जेड को चढ़ा देता है। जेड तो यहाँ से भागने में कामयाब हो गई थी, लेकिन जब बैक्स्टर यहाँ से भागने की कोशिश करता है तो इतने में ही यहाँ जीरोस भी पहुंच चुके थे जो उसे टाउन से पकड़कर नीचे की तरफ खींच लेते हैं। जीरोस को तो अब शाम का खाना मिल गया था। ये सभी बैक्स्टर को खाने में मसरूफ हो गए थे और ऐसे जेड को यहाँ से दूर तक भागने का मौका मिल गया था। लेकिन जेड की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। यहाँ से निकलते ही उसका सामना हो जाता है अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के सोल्जर्स से, जो कि बैक्स्टर के पास ऊपर लगी हुई चिप को ही ट्रैक करते हुए यहाँ तक पहुंचे थे। इन सभी सोल्जर में से एक सोल्जर जेड के आगे हेलमेट उतारती है, जिसे देखकर जेड शॉक हो चुकी है क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि उसकी बहन बिली है। सीन कट होकर दोबारा पास्ट में जाता है 14 साल पहले 2022 के अंदर, जहाँ एल्बर्ट अपनी बेटियों को ढूंढ रहा था क्योंकि वो उसे बगैर बताए एक पार्टी में चली गई थी। इससे पहले कि वो अपनी बेटियों से मिल पाता, अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन का ही एक आदमी उसे पकड़कर एवलिन के सामने ले आता है। यह एवलिन फोन पे अपने बेटे को डांट रही थी। हमें पता चलता है कि उसका बेटा जेड का फ्रेंड है जिसने काफी मर्तबा जेड की हेल्प की थी अम्ब्रेला की वेबसाइट्स को हैक करने में। एवलिन यहाँ एल्बर्ट को देखकर अपने बेटे का फोन काट देती है और उसे लेकर जाती है एंजल के पास। वो रिपोर्टर जिसने अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन की तकरीबन सारी सच्चाई बिली और जेड को बताती है। एवलिन उससे इन्वेस्टिगेशन कर रही थी कि वो अम्ब्रेला के बारे में क्या क्या जानता था और उसका यहाँ आने का मकसद क्या है, लेकिन वो कुछ नहीं बताता। इसलिए एवलिन एल्बर्ट को काम देती है उसे टॉर्चर करके उसके मुंह से सच निकलवाने का। एल्बर्ट पहले तो ऐसा करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन जैसे ही ये आदमी उसे बताता है कि मैं तुम्हारी बेटियों से मिला हूँ, तो ये सुन एल्बर्ट को भी गुस्सा आ गया था। वो उसे मारना शुरू कर देता है और पूछता है क्या बताया तुमने उन्हें। जवाब में आदमी दोबारा कुछ नहीं बोलता, जिसके गुस्से में एल्बर्ट उसे सर्जरी टूल के जरिए जख्मी कर देता है। इस सब में एल्बर्ट ये तो भूल ही चुका था कि वो अपनी बेटियों को ढूंढ रहा था जो अब घर पे आ चुकी थी। एंजल की बातों ने उन पर असर किया था, इसलिए वो लोग अपना सर्टिफिकेट ढूंढ रही थी, लेकिन बर्थ सर्टिफिकेट मिलने के बजाय इन्हें इस घर में से बहुत ही अजीब और गरीब चीजें मिलती हैं, जैसे एक गन के कुछ पार्ट्स, एक डॉग विसल और एक छुपा हुआ लैपटॉप। जेड इसे अपने डैड के पासवर्ड से खोलने की कोशिश करती है, लेकिन ये अनलॉक नहीं हुआ। इसलिए जेड अपने फ्रेंड को कॉल करती है जिसकी हेल्प करता है इस लैपटॉप का पासवर्ड क्रैक करने में। इस लैपटॉप में कोई खास डॉक्यूमेंट नहीं था, लेकिन जेड के दोस्त को इस लैपटॉप में एक डेड ड्रॉप ईमेल मिलती है जिसका पासवर्ड हर 24 घंटे में चेंज हो जाता है। गिलर का इस मेल को क्रैक करता है और इस मेल के अंदर मैसेज था बिली के लिए। मैसेज में लिखा था कि अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन बिली के पीछे पड़ी हुई है, बिली को अब यहाँ से भागना होगा
और उसके भागने के लिए सारी तैयारी यहाँ पे मुकम्मल है। उन्हें अगर एक बैग ढूंढना है उसके बाद वो इस घर से भाग सकते हैं। जेड अभी भी ये बात जानती थी कि अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन इनके घर पे लगे हुए कैमरास के जरिए इनके ऊपर नजर रख सकते थे, इसलिए जेड का फ्रेंड उनके घर के सारे कैमरास को हैक कर लेता है और पुरानी फुटेजेस वहाँ पे प्ले करना शुरू कर देता है ताकि जेड और बिली आराम से अपना काम कर सके। जेड यहाँ पे एल्बर्ट की एक फेवरेट पिक्चर उठाती है जिसके पीछे उसे एक क्लू मिला था। इस प्ले के मुताबिक उन्हें पियानो बजाना था। पियानो बजाते हुए पियानो की एक की स्टक हो जाती है और उसके अंदर से इन्हें एक दूसरा क्लू मिलता है जिसमें लिखा था पियानो को साइड पे करने का। इस पियानो के नीचे एक छुपा हुआ तहखाना था जिसे खोलने पर इन्हें वहाँ पैसों से भरा हुआ बैग और साथ में 2 पासपोर्ट मिलते हैं जिनके ऊपर बिली और जेड की फोटोज थी लेकिन नाम चेंज था। जेड का फ्रेंड इन्हें वीडियो कॉल पे बताता है कि जरूर उनके घर में एक ऐसा रूम भी है जिसके अंदर एल्बर्ट अपनी चीजों को छुपा कर रखता होगा। अपने फ्रेंड की बात मानते हुए ये लोग अपने घर को अच्छी तरह चेक करते हैं और इन्हें बेसमेंट के अंदर एक छुपा हुआ रूम भी मिल जाता है। इस रूम को ओपन करने के लिए उन्हें सीक्रेट की जरूरत थी और यहाँ जेड को याद आती है डॉग विसल जो एक क्लू था। जेड विसल से अपने डॉग को बुलाती है और उसके कॉलर पे लगी हुई की से वो लोग इस रूम को खोलने में कामयाब हो जाते हैं। रूम के अंदर जाते ही जेड की फ्रेंड की कॉल बंद हो गई थी। ये रूम एल्बर्ट की सीक्रेट लैब थी जहाँ पर इन्हें बहुत से ब्लड सैंपल और एक चेयर मिलती है जिसके ऊपर रस्सियां बंधी थी। ऐसा लग रहा था कि किसी को यहाँ पे जबरदस्ती बांधा जाता होगा। इसी रूम में इन्हें एक डीवीडी भी मिलती है। इस डीवीडी को प्ले करने पे ये लोग देखते हैं कि एल्बर्ट एक म्यूटेटेड यानी एक मॉन्स्टर बने हुए इंसान को कोई इंजेक्शन लगा रहा था। इन्हें लगा कि एल्बर्ट इसी मॉन्स्टर को इस चेयर से बांधते होंगे। बिली डर चुकी थी। वो जेड से कहती है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से जाना चाहिए, पर जेड को तो सबूत चाहिए थे। वो जैसे ही यहाँ से एल्बर्ट का कंप्यूटर चुराने की कोशिश करती है तो यहाँ पर अलार्म बजना शुरू हो जाते हैं। कुछ ही सेकंड में चारों तरफ इस रूम में आग लग गई थी ताकि यहाँ के सारे एविडेंस जल जाएं। ये दोनों अपनी जान बचाने के लिए डोर की तरफ भागती है लेकिन वो भी अब ब्लॉक हो चुका था। इन दोनों के पास कोई रास्ता नहीं था। ये रूम के दरमियान में आकर एक टेबल के ऊपर चढ़ जाती है। इस रूम में लगे हुए एक्सटिंग्विशर्स भी एक्टिवेट हो गए थे जिन्होंने आग बुझाना शुरू कर दी थी। इसी लम्हे में इस रूम में एल्बर्ट भी आ जाता है। जेड और बिली दोनों ही उसे देखकर गुस्से में थी। वो एक के बाद एक एल्बर्ट से बहुत सारे सवाल करती है और उससे इन सारी बातों के पीछे की एक्सप्लेनेशन मांगती है लेकिन एल्बर्ट कोई भी जवाब देने से इनकार कर देता है। उसे में जेड अब उसके गले पे नाइफ रख चुकी थी और ये चीज अब एल्बर्ट को गुस्सा दिला देती है। इससे पहले कि वो जेड को कोई नुकसान पहुंचाता पीछे से बिली आकर उसे कोई चीज मारकर बेहोश कर चुकी थी। कुछ देर बाद जब एल्बर्ट को होश आया तो वो उसी चेयर से बंधा हुआ था जो इस रूम में रखी थी। एल्बर्ट को लगा कि अब उसके पास कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिससे वो अपनी बेटियों के सवालों से बच जाए, इसलिए वो सारी कहानी इन्हें सुनाना शुरू करता है। सबसे पहले वो इन्हें उस डॉग के बारे में बताता है जिस डॉग ने बिली को काटा था। वो डॉग असल में टी वायरस से इन्फेक्टेड था और टी वायरस किसी भी जानदार को मॉन्स्टर में बदल देते थे। ये कह लें कि एक ज़ॉम्बी बना देते थे, लेकिन बिली उस टी वायरस का शिकार नहीं हुई। यानी टी वायरस से इन्फेक्टेड होने के बावजूद भी वो एक मॉन्स्टर नहीं बनी। यहाँ वो इन दोनों को इनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच ये भी बताता है कि ये दोनों कोई आम लड़कियां नहीं है। इन दोनों को ही किसी वुमन किसी इंसान ने पैदा नहीं किया था। इन दोनों को लैब में तैयार किया गया था बहुत से एक्सपेरिमेंट्स के बाद, जिसकी वजह से ये मेंटली और फिजिकली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। इन दोनों को अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन ने ही बनाया था और अगर अब अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन को ये बात पता चल जाती कि बिली टी वायरस का शिकार नहीं हुई तो वो बिली को मारकर प्रिजर्व कर देते एक लैब स्पेसिमेन के तौर पे अपने एक्सपेरिमेंट को एक एग्जाम्पल बनाते हुए। अब एल्बर्ट इनसे एंजल के बारे में सवाल करता है और ये दोनों सच एल्बर्ट को बता देती है कि एंजल के बाद जानता है कि बिली इन्फेक्टेड है। एल्बर्ट की सुनकर परेशान हो चुका था। एल्बर्ट उसे कहता है कि हमें जल्द से जल्द उसे अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन से रेस्क्यू करना होगा, नहीं तो अगर उसने अभी इनको सच बता दिया तो बहुत बुरा हो जाएगा। अगली सुबह होने पर एल्बर्ट अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन जाता है। बस आए तो सबके सामने वो एंजल को इंटेरोगेट कर रहा था, लेकिन असल में वो सीक्रेटली डायरी पर कुछ लिखते हुए एंजल से पूछता है क्या कोई और ये बात जानता है कि बिली इन्फेक्टेड है। एंजल के ना पे जवाब देने पे एल्बर्ट ने सुकून का सांस लिया था। उसे लगता था कि अब अगर एंजल जिंदा रहा तो ये सच्चाई कभी भी खुल सकती है, इसलिए वो एंजल को एक ऐसा इंजेक्शन लगाता है जिसकी वजह से वो हार्ट अटैक आने पर मर चुका था। उसकी खराब हालत को देखते हुए जल्दी से इस रूम में मेडिकल टीम आती है, लेकिन इनके आने से पहले ही एंजल मर चुका था। एंजल के मरने का इल्जाम एवलिन एल्बर्ट के ऊपर लगा देती है और ऐसे उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। अम्ब्रेला की ही उसे फील होता है कि उसके साथ वाले कंपार्टमेंट में भी कोई कैद है। विंडो खोल के वो ये देखते ही शॉक रह चुका था कि वहाँ उसी की जैसा एक और एल्बर्ट था, एल्बर्ट क्लोन। बट सिर्फ ये था कि उसके मुंह पे दाढ़ी थी। सीन अब कट होता है और कहानी दोबारा प्रेजेंट में यानी 2036 में आ जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि जेड अब अम्ब्रेला की बेस के अंदर कैद है। उसकी इंटेरोगेशन यहाँ उसी की बहन बिली कर रही थी, जिसके बारे में हमें पता चलता है कि अब वो अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की CEO
यानी एवलिन के लिए काम करती है, जिसका गोल है इस पूरी दुनिया पर हुकूमत करने का। वो यहाँ जेड से कहती है, हाँ मैं जानती हूँ कि मैं गलत हूँ, मैंने अम्ब्रेला को चूज किया, ये मेरा सबसे ही बुरा फैसला था, लेकिन मैं मजबूर थी। अम्ब्रेला को चूज करना मेरी मजबूरी बन गई थी। हकीकत ये है कि तुम यानी जे टी वायरस से इम्यून हो। तुम टी वायरस की वजह से एक मॉन्स्टर में नहीं बदल सकती, लेकिन मैं बदल सकती हूँ, और अपनी इस ओरिजिनल स्टेट को बरकरार रखने के लिए अम्ब्रेला मेरी हेल्प करता है। इसके बाद बिली जेड को खोल देती है, उसके बाजू पे लगी हुई अम्ब्रेला की ट्रैकिंग चिप भी उतार देती है और उसे उसकी रिसर्च यूनिवर्सिटी तक वापस जाने का रास्ता भी बता देती है। जेड सब कुछ जानकर गुस्से में थी। वो खुद को छुड़ाते ही यहाँ बिली को पंच करती है और यहाँ से मदर जीरो का हेड उठाकर भागना शुरू कर देती है। अभी वो यहाँ से थोड़ा ही दूर भागी थी कि यहाँ उसे उसकी रिसर्च यूनिवर्सिटी के कलीग्स मिल गए थे, उसके साथ ही जो उसे यहाँ से लेने आए थे, जिनसे मिलते ही जेड ने सुकून का सांस लिया था। फाइनली अब उनकी शिप भी उनके करीब थी, जहाँ जेड काफी टाइम बाद अपनी फैमिली से, अपने हस्बैंड और अपनी बेटी से मिलके बहुत खुश थी। वो अगर वापस यहाँ तक आई थी तो ये सिर्फ उसकी सिस्टर बिली की वजह से हुआ था। वो खुश थी क्योंकि अब वो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने वाली थी। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि शिप ने चलते चलते अपना रूट बदल लिया, क्योंकि समुंदर के अंदर रास्ते में उन्हें एक ऐसा शिप मिला था जहाँ के सारे लोग जीरोस में बदल चुके थे। पानी के अंदर भी बहुत से जिंदा जीरोस हो सकते थे। शिप में बनी हुई लैब के अंदर अब जेड अपने एक साथी के साथ मदर जीरो के हेड पे रिसर्च कर रही थी। उसे पता चलता है कि मदर जीरो के हेड से 2 तरह के एंजाइम्स निकल रहे हैं, लेकिन ये दोनों ही एंजाइम ऑक्सीजन के एक्सपोजर में आते ही खत्म हो जाते हैं। पूरी रात जेड काम करती है और 55 ऐसे टेस्ट करती है जिसके जरिए वो आर्टिफिशियल सलाइवा से इन एंजाइम्स को जिंदा रखने में कामयाब हो सके। कोई भी टेस्ट काम नहीं कर रहा था। आखिर में जेड जब अपने ही सलाइवा के साथ टेस्ट करती है तो उसका टेस्ट कामयाब होने लगा था। जेड के सलाइवा के साथ वो एंजाइम्स प्रॉपर्ली वर्क कर रहे थे। अब जेड इन्हीं एंजाइम्स के अंदर टी वायरस डालती है और यहाँ उसे ये बात मालूम हो जाती है कि मदर हेड से निकलने वाला एक किस्म का एंजाइम तो टी वायरस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जबकि दूसरा एंजाइम टी वायरस को रिपेल करता है, यानी अपने से दूर करता है। इसका मतलब था कि ये लोग इन एंजाइम्स को यूज कर सकते थे जीरोस को कंट्रोल करने के लिए। अब अपने इन एक्सपेरिमेंट्स को टेस्ट करने के लिए जेड को एक जीरो की जरूरत थी, इसीलिए वो एक छोटी सी बोट में बैठकर दोबारा समुद्र के उस रास्ते में जाती है जहाँ उन्हें जीरोस की बोट मिली थी। वो पानी से एक जीरो की बॉडी निकालती है जो अभी जिंदा थी। ये जीरोस के ऊपर अटैक करने ही वाला था, लेकिन जेड उसे एक इंजेक्शन लगाते हुए बेहोश कर देती है, जिसके बाद वो इस जीरो को अपनी लैब में ले जाकर बांध चुकी थी। जेड अब अपनी बॉडी को मदर जीरो की बॉडी से निकले हुए एंजाइम से कवर करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता अपने हाथ को जीरो के करीब लेकर जाती है। उसका ये एक्सपेरिमेंट काम कर रहा था। जीरो ने अब तक कोई हमला नहीं किया था, लेकिन जैसे ही जेड अब उसके थोड़ा करीब जाती है, जीरो कंट्रोल से बाहर हो चुकी थी। वो अपने हाथों की जंजीर भी खोल चुकी थी और बुरी तरह जेड के पीछे थी। जेड अपने आप को बचाने के लिए वहां से भागती है, लेकिन इतने में ही पीछे से उसकी रिसर्चर साथ ही आ गई थी, जिसे यहाँ किसी जीरो के होने के बारे में नहीं पता था। ये जीरो एकदम से उसके ऊपर हमला करके उसे मार देती है। उसे तो कुछ समझने का मौका भी नहीं मिला था। देखते ही देखते यहाँ पर बहुत से गार्ड्स आ चुके थे, जिनमें से एक गार्ड जीरो को शूट करके मार देता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी गलती की वजह से 1 मिनट में इतना कुछ बिगड़ गया। जो रिसर्चर मरी थी उसका हस्बैंड गुस्से में जेड को शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर जेड के हस्बैंड उस आदमी का बाजू ऊपर करते हुए जेड को बचा लेता है। जेड ने यहाँ पे होने वाली हर चीज का इल्जाम अपने ऊपर ले लिया था, और अब जेड के साथ क्या होता ये डिसाइड करने से पहले ही इन्हें बहुत से हेलीकॉप्टर्स की आवाज आती है जो उन्हीं की तरफ बढ़ रहे थे। सीन यही से कट होता है और जेड की कहानी डिसकंटिन्यू होते हुए हमें 2005 का सीन दिखाया जाता है। यहाँ लैब के अंदर हम 3 डिफरेंट एल्बर्ट्स को देख रहे हैं जो तीनों एक साथ काम कर रहे थे। ये अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन थी। यहीं पर एल्बर्ट के क्लोन्स को बनाया गया था, जो थे तो एक ही एल्बर्ट के क्लोन, लेकिन तीनों की पर्सनालिटीज एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। इन सब का लीडर था यहाँ पर ओरिजिनल एल्बर्ट। ये लोग जब काम कर रहे थे तभी ओरिजिनल एल्बर्ट यहाँ आता है और नोटिस करता है कि तीनों में से एक क्लोन, उसका पूरा फोकस काम पे नहीं है बल्कि वो तो म्यूजिक सुन रहा है। वो यहाँ आते ही इस क्लोन से ये कहता है, अगर काम पे ध्यान ना दिया तो पहले की तरह दूसरी फिंगर भी काट दूंगा। अभी वो यही बात कर ही रहा था कि अचानक यहाँ पे बहुत से सोल्जर्स हमला कर देते हैं, क्योंकि उन्हें खबर मिली थी कि ओरिजिनल एल्बर्ट इलीगली अम्ब्रेला के एसेट्स को यूज करते हुए अपनी मर्जी के एक्सपेरिमेंट कर पा रहा है। यहाँ ओरिजिनल एल्बर्ट, जिसके बारे में हम पहले से ही जानते हैं कि वो एक सुपर वुमन है, वो एक ही सेकंड में इन सारे सोल्जर्स को हराने में कामयाब हो जाता है। इन्हें मारने के बाद एल्बर्ट को फील होता है कि पीछे से और भी ज्यादा सोल्जर्स आ रहे थे। वो चाहता था कि अम्ब्रेला उसके क्लोन्स पर कब्जा करना चाहता, लेकिन वो नहीं चाहता था कि अम्ब्रेला उसके क्लोन्स का कोई गलत यूज करे, इसलिए वो उनके मारने का डिसाइड करता है। लेकिन इससे पहले कि वो तीनों को मार पाता, यहाँ पर अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के सोल्जर्स पहुंच जाते हैं।
इतने में बस वो अपने एक ही क्लोन को मार पाया था। अब वो अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाता है और उसके बाकी दोनों क्लोन्स को अरेस्ट कर लेती है एवलिन। आज 17 सालों बाद 2022 में ये दोनों क्लोन्स आपस में मिल रहे थे। यहाँ जब क्लोन 1 जो कि हमेशा से इस जेल में कैद रहा, उसे जब ये बात पता चलती है कि क्लोन 2 यानी एल्बर्ट अपनी नॉर्मल लाइफ गुजार रहा था, तो वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। अब ये लोग बात ही कर रहे थे कि यहाँ पर गार्ड आकर दोबारा एल्बर्ट को यहाँ से ले जाते हैं। इस एल्बर्ट को एवलिन के पास लाकर चेयर से बांध दिया गया था। एवलिन उससे इंटरोगेट कर रही थी कि बताओ तुम्हारे ही लगाए हुए इंजेक्शन से एंजल मरा ना। उसके इनकार करने पर यहाँ एवलिन उसे एक इंजेक्शन लगा देती है, जिसकी वजह से वो तड़पने लगा था। दूसरी तरफ जेल में हम क्लोन 1 को देखते हैं, जिसके दिल में भी अब आसानी से जिंदगी गुजारने के इमोशंस जागने लगे हैं। वो यहाँ सबसे पहले अपनी शेप करता है, अपने आप को बिल्कुल एल्बर्ट जैसा बना लेता है और फिर गार्ड्स को मारते हुए वो अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन से बाहर निकलने में कामयाब भी हो जाता है। अब क्योंकि वो बिल्कुल एल्बर्ट की तरह दिखता था, किसी को भी उस पर शक नहीं हुआ। वो वहीं से एक कार चुराकर जेड और बिली के पास आ जाता है। बिली और जेड दोनों ही हैरान थी कि आज उनके डैड उन्हें कैसे लेने आ गए। वो नहीं जानते कि ये एल्बर्ट नहीं है बल्कि क्लोन 1 है। यहाँ क्लोन 1 भी उनके किसी सवाल का जवाब नहीं देता ताकि वो उसकी असलियत ना पहचान जाए, लेकिन उसकी करने वाली एक के बाद एक अजीब हरकतों से बिली और जेक दोनों को ही शक हो चुका था। वो इतनी क्रेजी ड्राइविंग कर रहा था कि ये दोनों ही चकरा गई थी। जिसके बाद क्लोन 1 इन्हें लेकर लोकल रेस्टोरेंट में भी आ जाता है। जेड और बिली दोनों ही उसके स्ट्रेंज बिहेवियर से परेशान हो चुकी थी, जिसके बारे में ये दोनों बात करने के लिए एक साथ वॉशरूम में जाती है। जेड ने उसकी कटी हुई फिंगर भी नोटिस की थी। जेड को लग रहा था कि जरूर अम्ब्रेला में एवलिन ने उनके डैड को कोई अजीबोगरीब चीज इंजेक्ट कर दी है, जिसकी वजह से वो ऐसा बिहेव कर रही है। दूसरी तरफ हम एवलिन के घर पे देखते हैं कि वो अपनी वाइफ को कोई अजीबोगरीब मेडिसिन दे रही है और ये चीज उसका बेटा भी नोटिस कर लेता है। वो यहाँ इस मेडिसिन का पता चलाने के लिए ये मेडिसिन भी चुरा चुका था। तभी उसके पीछे से दोबारा एवलिन आती है और उसे कहती है तुम अपने फ्रेंड जेड को मैसेज क्यों नहीं करते? हो सकता है कि वो किसी मुश्किल में हो। ये लड़का एवलिन से इन्वेस्टिगेशन तो नहीं करता, लेकिन जेड को मैसेज करता है। उसका मैसेज मिलते ही जेड उसे अपने मुश्किल में होने के बारे में बताती है और उससे मदद मांगती है। बाहर आकर ये दोनों क्लोन 1 से बात करती है, लेकिन इस टाइम भी क्लोन उनकी बातों का कोई जवाब नहीं देता। तो गुस्से में ये दोनों ही होटल से बाहर निकल आई थी। होटल से बाहर निकलते ही ये देखती है कि अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन वाले उनको लेने के लिए यहाँ पे आ चुके हैं। इनसे बचने के लिए ये दोनों बैकडोर की तरफ भागती है, जबकि हम देखते हैं कि क्लोन 1 इन सभी गार्ड्स को अपनी बहुत सी ताकत से हरा चुका था। लेकिन जैसे ही वो आखिरी गार्ड को यहाँ मारने की कोशिश करता है, तो ये गार्ड अपने कराटे स्किल्स का यूज करते हुए उसी के हाथों से हथकड़ी बांधकर उसे कार से लॉक कर देता है। जिसके बाद ये गार्ड जेड और बिली दोनों को ही पकड़कर अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन में एवलिन के सामने ले आया था। ये दोनों देखते हैं कि उनके डैड यानी एल्बर्ट बहुत ही ज्यादा बीमार थे। अब अम्ब्रेला के एजेंट्स यहाँ जबरदस्ती उनका ब्लड सैंपल लेते हैं। साथ ही एवलिन इन दोनों को ये सच्चाई बता देती है कि एल्बर्ट कोई उसके डैड नहीं बल्कि वो एक सुपर ह्यूमन के क्लोन्स हैं। एवलिन उन्हें ये भी बताती है कि सारे क्लोन्स पूरी तरह से हेल्दी नहीं थे। हर बदलते दिन के साथ उनकी हालत खराब हो जाती थी। तो फिर इस एल्बर्ट ने यानी तुम्हारे डैड ने इसी लैब में तुम दोनों को बनाया ताकि वो तुम दोनों के खून से अपने आप को स्टेबल रख सकें। ये दोनों तो बिली और जेड ने भी अपनी आंखों के सामने देख लिया था कि इनका लिया हुआ खून एल्बर्ट अपनी गर्दन में इंजेक्ट करके अपनी जान बचाता है। ये दोनों ही अब यहाँ रहना नहीं चाहते थे। उन्हें एल्बर्ट से यानी अपने डैड से भी नफरत हो गई थी और ये बात वो दोनों ही उससे कह देती है वी जस्ट हेट यू। सीन्स अब यहाँ से दोबारा 2036 में यानी प्रेजेंट पे शिफ्ट होते हैं, जहाँ बहुत से हेलीकॉप्टर्स जेड की शिप के पास है। इन लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही कि अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन ने उनकी लोकेशन ढूंढी कैसे। जेड अब अपना दिमाग चलाते हुए जल्दी से जीरो मदर के हेड की तरफ जाती है, जिसे जेड को अरेस्ट करते हुए बिली ने इन्हीं उसकी सिस्टर ने ले लिया था। वो देखती है कि मदर जीरोस के हेड के अंदर एक चिप थी। उसकी अपनी बहन ने उसके साथ गेम खेला था। उसने जेड को आजाद नहीं किया था बल्कि उसकी पूरी टीम को पकड़ने के लिए छूट दी थी। जितने में जेड ये चिप चेक कर रही थी, हम देखते हैं कि शिप पर एवलिन भी आ गई है, जो 17 सालों बाद भी बूढ़ी नहीं हुई। वो यहाँ आकर यहाँ के ऑर्गेनाइजेशन से कहती है कि मुझे सिर्फ जेड चाहिए और कुछ भी नहीं। अगर आप लोगों ने कोई भी चालाकी या होशियारी दिखाने की कोशिश की तो फिर आप लोगों के साथ क्या होगा इसकी जिम्मेदार मैं नहीं। ये शिप तबाह भी हो सकती है, आप सब मर भी सकते हैं। यहाँ जेड से अब उसके रूम में उसकी बेटी मिलने के लिए आती है। जेड उसकी कोई भी बात सुने बगैर उसे कहती है कि तुम बेड के नीचे से ग्रीन बैग निकालो और ये शिप छोड़कर चली जाओ। जिसके बाद जेड खुद अपने साथियों को बचाने के लिए अब अम्ब्रेला के बेस में चली गई थी। वहाँ जाते ही वो शॉक हो जाती है ये देखकर कि एवलिन तो वहाँ डांस कर रही है। तभी बिली उसके सामने आती है और यहाँ एक और सच ये रिवील होता है कि बिली इतने सालों से एवलिन को अपनी बनाई हुई मेडिसिन की मदद से कंट्रोल करती आ रही थी। बज़ाहिर तो अम्ब्रेला के सीईओ आज भी एवलिन ही थी, लेकिन सीक्रेटली उसे बिली कंट्रोल करती थी। यानी अब अम्ब्रेला को बिली चला रही थी। बिली अब जेड को ये भी बताती है कि वो जेड के पीछे सिर्फ इसलिए थी क्योंकि उसे जेड का ब्लड चाहिए अपने आप को स्टेबल रखने के लिए।
बिल्कुल ऐसे ही जैसे एल्बर्ट उनके ब्लड से स्टेबल रहता था। लेकिन जेड जब इस सारे काम के लिए इनकार कर देती है तो बिली यहाँ पर एवलिन को कंट्रोल करते हुए अपने गार्ड्स को ये हुक्म दिलाती है कि इस शिप को अपनी कैद में कर लिया जाए। उन्होंने जेड को भी अपने कंट्रोल में कर लिया था और यहाँ जेड इनके साथ ये गेम खेल जाती है। वो जमीन पर एक ऐसी बोतल फेंकती है जिसके अंदर अट्रैक्टर एंजाइम्स थे। बोतल टूटने पर जैसे ही अट्रैक्टर एंजाइम्स हवा के अंदर फैलते हैं तो यहाँ से दूर दूर तक फैले हुए जीरोस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। बिली जो साहिल के पास यहाँ छोटा सा कैंप लिए बैठी थी, हजारों की तादाद में वहाँ जीरोस आना शुरू हो जाते हैं। यहाँ ना तो उनके पास इतने ज्यादा सोल्जर्स थे और ना ही वेपन के वो इतने सारे जीरोस का मुकाबला कर सके। ये जीरोस एक एक करके सभी सोल्जर्स को मार देते हैं। इस अटैक को देखते हुए जेड की शिप के लोग भी अपना एक लीवर दबाते हैं और दिखाया जाता है कि इनकी शिप के नीचे बहुत बड़े बड़े क्रोकोडाइल है जो भी टी वायरस से इन्फेक्टेड है। यानी इन्हें हम जीरो क्रोकोडाइल कह सकते हैं। सीन जी से दोबारा पास्ट में यानी 2022 में शिफ्ट होते हैं जहां अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के अंदर एवलिन अब क्लोन 1 को एक नया प्रोजेक्ट दिखा रही है, अपना इलीगल प्रोजेक्ट जिसे एल्बर्ट ने करने से मना कर दिया था। अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन का ही एक आदमी अब एल्बर्ट और बिली को उनके घर लेकर गया है। उन्हें 5 मिनट दिए जा रहे हैं ताकि वो अपनी पैकिंग कर लें क्योंकि आज से वो भी यहाँ नहीं रहने वाली थी। एल्बर्ट इन्हें पहले ही बता चुका था कि अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन वाले उन्हें अपना टेस्ट सब्जेक्ट बना के रख देंगे। इसलिए ये लोग यहाँ से भागने का डिसाइड करते हैं, वही बैग और पासपोर्ट्स लेकर जो इन्हें पियानो के नीचे मिले थे। ये दोनों बैग लेकर घर की पिछली दीवार से जंप कर देते हैं और ऐसे उस आदमी को पता भी चल जाता है। अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन का वो आदमी इन्हें पकड़ने के लिए आगे बढ़ उसे चकमा देते हुए ये लोग आगे आगे भाग रहे थे। इनकी बुरी किस्मत के सामने से अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की सिक्योरिटी भी आ चुकी थी। इन दोनों को किसी तरह यहाँ से भागना था, लेकिन अचानक ही हम देखते हैं कि बिली को पैनिक अटैक आया। एकदम से वो किसी मॉन्स्टर की तरह एक्ट करने लगी थी। वो आदमी जो इन्हें यहाँ से लेने आया था, बिली उसके ऊपर अटैक कर देती है। वो आदमी वक्त रहते ही बिली को कंट्रोल कर देता है। सिक्योरिटी के हाथों भी बिली पकड़ी जाती है, लेकिन जेड यहाँ से वो बैग लेकर भागने में कामयाब हो चुकी थी। बिली को लेके आया गया था एवलिन के पास। एवलिन बिली से प्रॉमिस करती है, डरो नहीं, तुम टी वायरस से इन्फेक्टेड हो और मैं तुम्हारा सारा इलाज करूंगी। ये कहते हुए वो उसे एक इंजेक्शन लगा चुकी थी। ये इंजेक्शन उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब कर देता है। और दूसरी तरफ एवलिन के घर पर हम देखते हैं कि एवलिन की वाइफ अजीबो गरीब बिहेव कर रही थी। यहाँ तक कि खाना पकाते हुए वो अपनी फिंगर्स तक पका देती है और उसे पता भी नहीं चलता। उसका ये अजीबो गरीब बिहेवियर एवलिन का बेटा देख चुका था। वो उसे कॉल करके इन सब चीजों के एक्सप्लेनेशन मांगता है और यहाँ एवलिन उसे अपना असली गंदा चेहरा दिखा देती है कि उसने अपने एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए अपनी फैमिली को भी नहीं छोड़ा था। अपनी मॉम की हकीकत जानने के बाद उसे उनसे नफरत होने लगी थी। इतने में ही उसके घर पे जेड भी आ जाती है जो उसे हेल्प मांगना चाहती थी। ये दोनों अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन जाते हैं। लड़का वहाँ के लॉक्स को हैक करता है और ये दोनों अंदर चले जाते हैं। इन्हें यहाँ बिली को ढूंढकर बचाना था जो फिलहाल कंट्रोल से बाहर हो चुकी थी। वो यहाँ पड़ी हुई सिरिंज से यहाँ के स्टाफ के ऊपर भी हमला कर देती है और इससे पहले वो यहाँ से बाहर निकलती उसे अजीबो गरीब हेलुसिनेशंस होने लगते हैं। डॉग के बहुत ज्यादा खून के वो जोर जोर से चला रही थी, लेकिन इतने में ही यहाँ उसे बचाने के लिए क्लोन 1 आ जाता है। इतने में ही इस रूम में एल्बर्ट के साथ साथ जेड और उसका फ्रेंड भी आ चुका था। बिली को बचाने के लिए एल्बर्ट जानता था कि इनका यहाँ से भागना बहुत जरूरी है। ये सारे एक साथ मिलकर यहाँ से भागने का डिसाइड करते हैं और जेड का फ्रेंड यहाँ के सभी लॉक्स को क्रैक कर देता है। और ऐसा करते हुए उसे ये एहसास ही नहीं हुआ था कि उन्होंने यहाँ पे बंदी हुई एक बहुत ही खतरनाक क्रिएचर को भी अनलॉक कर दिया था। इससे पहले कि ये लोग यहाँ से भाग पाते, बिली को दोबारा से हेलुसिनेशंस होने लगते हैं। वो यहाँ इनके साथ भागने के बजाय इन्हीं को मारना शुरू कर देती है। वो जेड को मारकर पीछे करते हुए यहाँ जेड के फ्रेंड को बाइट कर देती है। अब क्योंकि वो टी वायरस से इन्फेक्टेड थी, ये इन्फेक्शन यानी टी वायरस फौरन से इस लड़की के अंदर भी चले जाते हैं। एवलिन जो दूर से सब कुछ देख रही थी, वो ये देखकर डर जाती है कि उसका बेटा अब एक मॉन्स्टर में बदलने लगा था और ऐसा होते कोई भी मां नहीं देख सकती। इसीलिए एवलिन अपने बेटे को शूट करके यहीं खत्म कर देती है। अपने ही बेटे की मौत ने उसे यहाँ इमोशनल कर दिया था और इसी चीज का फायदा उठाते हुए एल्बर्ट और क्लोन 1 जेड और बिली को यहाँ से लेकर भागने में कामयाब हो जाते हैं। एल्बर्ट जानता था कि अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के अंदर बहुत से ऊट पटांग के एक्सपेरिमेंट हुए हैं। अगर उनके जाने के बाद वो एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू रहे तो ये दुनिया तबाह हो सकती थी। इसलिए वो फैसला करता है कि वो इस जगह को तबाह करेगा, जबकि वो क्लोन 1 को ये ड्यूटी देता है कि वो उसकी दोनों बेटियों को यानी जेड और बिली को यहाँ से बाहर ले जाएगा। ये सब मिलकर यहाँ पे बहुत सारा पेट्रोल फेंक देते हैं ताकि एक ही बार में इस जगह को तबाह किया जा सके। ऐसा करते ही क्लोन 1 जेड और बिली को लेकर यहाँ से भाग जाता है और इससे पहले कि एल्बर्ट इस जगह को तबाह कर पाता, एवलिन यहाँ पहुंच जाती है। एल्बर्ट को देखते ही वो धड़ाधड़ एल्बर्ट के ऊपर गोलियां चला देती है, लेकिन इसके बावजूद भी एल्बर्ट यहाँ पर आग लगाने में कामयाब हो जाता है। आग को देखते ही यहाँ पर फायर ब्रिगेडर्स आ चुके थे, जबकि क्लोन 1 बिली और जेड को लेकर यहाँ से भाग चुका था।
हम देखते हैं कि इन फायर ब्रिगेडर्स ने एवलिन को भी जिंदा सलामत बाहर निकाल लिया है। सीन दोबारा कट होता है और हमें 2036 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन यानी बिली की छोटी सी बेस को चारों तरफ से जीरोस ने घेर लिया है। और ये सब हुआ था जेड की वजह से। उसे में वो जेड को एक थप्पड़ मारती है और अंदर एवलिन के पास जाती है, जहाँ एवलिन बेजान अजीब सी पड़ी थी। वो बिली से कहती है, मैंने कहा था ना कि तुम मेरे बगैर कुछ भी नहीं। एवलिन की बातें उसे और भी गुस्सा दिला गई थी, इसलिए अब वो एक ड्रोन कंट्रोलर उठाती है और ड्रोन्स को यहाँ सब शूट करके खत्म करने का ऑर्डर दे देती है। ड्रोन्स धड़ाधड़ फायर कर रहे थे, जिससे सभी ज़ीरोस मरते जा रहे थे। इन सारी चीजों का फायदा उठाते हुए जेड समुद्र की तरफ भागना शुरू कर देती है, क्योंकि उसने अपनी बॉडी के अंदर रिपेलेंट एंजाइम्स लगाए हुए थे, इसलिए कोई भी ज़ीरो उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा था। फाइनली वो अपनी बोट तक पहुंच जाती है, जहाँ पर उसका हस्बैंड उसे बोट के अंदर लाने में भी कामयाब हो चुका था। जेड को वापस बोट में आता देखकर उनके लीडर ये फैसला करते हैं कि अब वो अपने म्यूटेंट क्रोकोडाइल्स को बिली के ऊपर छोड़ देंगे। अब शिप के छोड़े हुए क्रोकोडाइल्स यहाँ आकर सभी चीजों को तबाह करने लगे थे, लेकिन तभी शिप के अंदर जेड ये नोटिस करती है कि उसकी बेटी शिप में थी ही नहीं, क्योंकि जैसा उसने अपनी बेटी से कहा था कि वो ग्रीन बैग लेकर अपनी शिप से भाग जाए, वो यहाँ से भाग गई थी। इससे पहले कि वो उन्हीं के क्रोकोडाइल का शिकार बन जाती, वो और उसके हस्बैंड एक छोटी सी बोट पर अपनी बेटी को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। जबकि हम देखते हैं उन क्रोकोडाइल्स ने ड्रोन्स को भी खाकर तबाह कर दिया था। यहाँ बिली अपने आप को बचाने के लिए अपने सोल्जर के पास पड़ा हुआ एक ग्रेनेड उठाकर उस क्रोकोडाइल के मुंह के अंदर फेंक देती है, जिसकी वजह से वो क्रोकोडाइल बुरी तरह लड़खड़ा जाता है। उसके ऐसा करते ही वो हेलीकॉप्टर जो बिली को यहाँ बचाने आ रहा था वो भी तबाह हो चुका था। तड़पते हुए यही क्रोकोडाइल जैसे ही पानी के अंदर जाता है तो जेड और उसके हस्बैंड की छोटी सी बोट भी उलट जाती है। उन्हें जब होश आया तो ये दोनों ही साहिल पर थे। जेड के हस्बैंड की टांग बुरी तरह जख्मी हो चुकी थी, वो अब चल नहीं सकता था, इसीलिए वो जेड को कहता है कि जाकर अपनी बेटी को ढूंढो। यहाँ बिली को लेने के लिए भी अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन का एक नया हेलीकॉप्टर आ गया था। उनके पीछे अभी भी एक क्रोकोडाइल था, लेकिन इससे पहले कि क्रोकोडाइल इस हेलीकॉप्टर को कोई नुकसान पहुंचाता, बिली को लेकर ये हेलीकॉप्टर उड़ने में कामयाब हो जाता है। अब यही क्रोकोडाइल आगे की तरफ बढ़ रहा था और आगे थी जेड की बेटी। ये क्रोकोडाइल उसे स्मेल करते ही रिलैक्स हो जाता है, ऐसे जैसे वो उसे जानता हो। पर तभी अचानक ऊपर से आने वाला एक ग्रेनेड इस क्रोकोडाइल को मार गया था। जेड की बेटी डरकर जैसे ही वहां से भागती है तो सामने उसे जेड भी मिल चुकी थी। इससे पहले कि जेड उसे लेकर वापस अपनी शिप में आती, यहाँ पर दोबारा एंट्री कहती है बिली। वो यहाँ जेड से कहती है, अपने सेल्फिशनेस में कितने ज्यादा लोगों को मार दिया तुमने, तुम्हें पता है? उसकी बातें सच में जेड को एहसास दिला रही थी कि उसने बहुत कुछ गलत कर दिया। बिली यहाँ पर अपने गार्ड से उसकी बेटी को पकड़ लेती है। जेड उसे रोकती रह जाती है, लेकिन बिली उसे लेकर यहाँ से चली गई थी। वो जेड की बेटी के साथ क्या करने वाली थी और आखिर 2022 में टी वायरस ने इस दुनिया का इतना बुरा हाल कैसे किया था, इन सभी मिस्ट्रीज के साथ ये सीरीज यहीं पर एंड हो जाती है।